जी दोस्तों नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं बाल विकास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये सीरीज आपकी आगे साथ बढ़ती जा रही है। पर्यावरण अध्ययन आप भी साथ साथ करते जा रहे हैं और बाल विकास एक तरफ आपका चल रहा है। वहीं पर एक दो दिन में आपको हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और हमारा प्रयास है कि सैटरडे और संडे में आपके लिए टॉपिक वाइज डिटेल वीडियो भी आपके लिए लेकर आए। ठीक है, तो चलिए साथियों जुड़े रहें और स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, लिंग है जैविक सत्ता, शारीरिक संरचना, सहज गुण और सामाजिक संरचना। तो इसका आंसर है आपका सामाजिक संरचना। अब देखिए, यह जो क्वेश्चन है वो एक सामान्य क्वेश्चन नहीं है। इससे संबंधित क्वेश्चन एक और आपकी परीक्षा में पूछा जाता है और आंसर जो है वो गलत हो जाता है। एक परिस्थिति है जहां पर आपके लिए लिखा होगा लिंग लिखा होगा, वहां पर दूसरी परिस्थिति में भी आपके लिए लिंग लिखा होगा, लेकिन एक बार इसका आंसर निकल के आ रहा होगा सामाजिक संरचना। ठीक है, क्या निकल के आ रहा होगा? सामाजिक संरचना। और वहीं दूसरी तरफ दूसरे लिंग का मतलब अर्थ निकल के आ रहा होगा यहाँ पर जैविक संरचना। ठीक है, एक तरफ है ये सोशल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, क्या है इसका मतलब? सोशल कंस्ट्रक्ट। और एक तरफ है मतलब बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। तो दोनों में अंतर क्या है कि सर देखने को यहाँ भी है, हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमारा आंसर हमें सामाजिक संरचना लगाना है और कब हमें आंसर हमारा जैविक संरचना लगाना है? तो देखिए, दोनों का मतलब सेम निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश का आपको सहारा लेना होगा। जब इंग्लिश में आपका दिया गया है जेंडर, क्या दिया गया हो? जेंडर दिया गया होगा, तो वहां पर आपका आंसर निकल के आएगा सामाजिक संरचना। यानी कि जेंडर की जो भूमिकाएं हैं, रोल है समाज में, सोसाइटी में, वो किसने डिसाइड किए हैं? हमारे समाज ने डिसाइड किए हैं कि पुरुष जो है वो बाहर के कार्य करेंगे, महिलाएं जो हैं वो घर के कार्य करेंगी, इस तरीके से। लेकिन अगर हम जैविक बात करें तो जब लिखा हो आपका इंग्लिश में सेक्स लिखा होगा, तो वहां पर आंसर आपका आएगा जैविक संरचना। देखिए, बार बार कह रहे हैं कि हिंदी में दोनों जगह लिंग लिख कर आएगा, लेकिन एक बार जेंडर अगर लिखा है तो आंसर है आपका सामाजिक संरचना, लेकिन अगर सेक्स लिखा है तो है जैविक संरचना। अब जैविक संरचना से तात्पर्य मतलब एक्स वाई क्रोमोसोम मिलेंगे तो लड़के का जन्म होगा, एक्स एक्स क्रोमोसोम मिलेंगे तो लड़की का जन्म होगा। ये क्या है? ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, लेकिन ये क्या है? सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो इसको आप याद रखें। इस बार पूछा गया है क्वेश्चन इस तरीके का, हो सकता है क्वेश्चन को अगली बार उस तरीके से पूछ लिया जाए। तो दोनों परिस्थिति आपको पता होना चाहिए कि दोनों का अर्थ क्या है, लेकिन ये सही जब हुआ जब अगर आप इंग्लिश में देख के चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आत्मा की धारणा ही आदिम मनुष्यों से लेकर सभ्य मनुष्यों तक के धर्म के दर्शन का आधार है। यह धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? टाइलर, मैक्स मूलर, फ्रेजर और दुर्कीम। तो ये एक सिद्धांत है, एक डेफिनेशन आपके लिए दी गई है और पूछा जा रहा है कि ये किसके द्वारा दी गई। यह जो है सिद्धांत वो दिया गया टाइलर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? टाइलर के द्वारा। और ये डायरेक्ट इस तरीके से जो पूछी जाती हैं, मतलब जो सिद्धांत दिए गए हैं या कोई मतलब परिभाषा किसी के द्वारा दी गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एज इट इज पेपर में पूछ ली जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सबसे सर्वोत्तम तरीके से बोला जाता है, यानी कि एक तरीके से डिफाइन किया जाता है? ऑडिटोरियम, घर, खेल का मैदान, स्कूल और कक्षा का वातावरण। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य है बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे का जो मानसिक विकास होता है उससे है। और सबसे ज्यादा मतलब इसको सर्वोत्तम तरीके से बोला जाएगा कहाँ पर? स्कूल और कक्षा के वातावरण में। तो डी आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जब भी संज्ञानात्मक विकास की बात हो तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक एक व्यक्ति का नाम आ जाना चाहिए और उनका नाम है जीन पियाजे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जब एक बच्चा एक्स यानी कि बच्चे का कोई नाम दिया है, एक बच्चा है, जब भी शिक्षक भूमंडलीय ऊष्मीकरण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सिखाने का प्रयास करता है, तो वह बच्चा जो है वो क्या करता है? बार बार उपद्रव करता है, मतलब कक्षा में परेशान करता है। सॉरी, पूछने पर बच्चा कहता है कि उसे विषय सीखने में दिलचस्पी नहीं है। शिक्षक को कक्षा में क्या करना चाहिए? पहले तो क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें कि एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है? टीचर क्लास में जब पढ़ा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में यानी कि भूमंडलीय ऊष्मीकरण के बारे में, तो बच्चा बार बार कक्षा में आकर क्या कर रहा है? उपद्रव कर रहा है।
और जब बच्चे से पूछा तो वो कह रहा है कि भाई मुझे क्या है कि इस चीज को सीखने में किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को उस बच्चे को डांटना चाहिए और उसे जबरन कक्षा में व्याख्यान के लिए बैठाना चाहिए। अगला है शिक्षक को खुद व्याख्यान देने के बजाय वीडियो को कक्षा में लाना चाहिए। अगला है सी, शिक्षक शिक्षक को बच्चे को समझाना चाहिए कि भूमंडलीय ऊष्मीकरण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का सामना हर किसी को अपने जीवन में करना होगा और इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। शिक्षक को यह समझना चाहिए कि बच्चे के माता पिता का इस विषय के प्रति नकारात्मक रवैया है और बच्चा वहां से विचार उठा रहा है, उन्हें माता पिता को बुलाना चाहिए। चार परिस्थिति आपके समक्ष दी गई हैं, इसमें से कौन सा आपका सटीक आंसर होगा? तो ऐसी स्थिति में इसका जो आंसर होगा वो आपका सी आंसर हो जाएगा कि शिक्षक को बच्चे को समझाना चाहिए कि भूमंडलीय ऊष्मीकरण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का सामना हर किसी को अपने जीवन में करना होगा और इसके बारे में आपको क्या होना चाहिए? जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है दूसरे लोगों के प्रति बच्चे की प्रतिक्रियाएं और अनुक्रियाएं निर्भर करती है। ठीक है, द चाइल्ड रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स टू अदर पीपल डिपेंड, किस पे डिपेंड करते हैं? सामाजिक शिक्षा और प्रदान किए गए अनुभवों पर, पालन पोषण पर, व्यवहार मॉडल पर और पर्यावरण प्रोत्साहन पर। तो बच्चे की जो प्रतिक्रियाएं हैं और दूसरे लोगों के प्रति और अनुक्रियाएं हैं वो डिपेंड करती हैं सामाजिक शिक्षा और प्रदान किए गए अनुभवों पर कि किस तरीके की चीजें बच्चों को सिखाई गई हैं, उस तरीके के रिस्पॉन्सेज वो दूसरे लोगों के लिए करते हैं। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, एक बच्चा जो 10वीं कक्षा में है अपने विद्यालय जाता है और मध्याह्न यानी कि इंटरवल तक, इंटरवल से तात्पर्य लंच तक उसकी कक्षा में रहता है, फिर वह झूठ बोलता है कि उसे भयानक पेट दर्द हो रहा है और उसे घर जाने की जरूरत है। स्कूल अधिकारी उसे अनुमति देते हैं। ठीक है, तो एक बच्चा है जो कि कक्षा 10 में पढ़ता है, स्कूल तो जाता है लेकिन लंच में क्या कहता है कि झूठ बोलता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे घर जाना है। तो स्कूल अधिकारी उसे अनुमति देते हैं। तो ये क्या कहलाएगा आपका? गैर हाजिरी, आवारगी, झूठ बोलना और गैर हाजिरी दोनों। तो ऐसी स्थिति में क्या है, ये बच्चा क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। ठीक है, चलिए अगला है रेपा। REPA का फुल फॉर्म क्या है? एक था RTE, RTE का फुल फॉर्म पता ही होगा आप सभी को, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया रेपा के बारे में, तो रेपा का फुल फॉर्म क्या है? राइट टू एजुकेशन प्रोटेक्शन एक्ट, राइट टू एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटीज, राष्ट्रीय एजुकेशन प्रोटेक्शन एक्ट, राष्ट्रीय एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटीज। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी। बी इसका आपका सटीक आंसर होगा, राइट टू एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ ठाकुर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति का पहला फोकस होना चाहिए? शिक्षा का निम्न उद्देश्य, शिक्षा का उच्च उद्देश्य, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा और प्रकृति के बिना शिक्षा। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर के अनुसार व्यक्ति का पहला फोकस होना चाहिए शिक्षा का उच्च उद्देश्य। क्या होना चाहिए? शिक्षा का उच्च उद्देश्य। अगला है प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, किसने कहा था इसके बारे में? जॉन डीवी ने बताया भी था। एक शैक्षणिक आंदोलन है जो किस शताब्दी में शुरू हुआ था? 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है 19वीं शताब्दी के लास्ट में स्टार्ट हुआ और लगभग 20वीं शताब्दी तक ये चला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 19वीं शताब्दी। ठीक है, अगला है, बुनियादी शिक्षा का विचार किसके द्वारा दिया गया? जॉन डीवी, महात्मा गांधी, जीन पियाजे, रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो बेसिक एजुकेशन के बारे में कौन बताते आए हैं? महात्मा गांधी। ठीक है, बी आपका इसका आंसर हो जाएगा। बुनियादी शिक्षा के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, महात्मा गांधी ने इस पर बहुत जोर दिया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रशिक्षण के तीन प्रकार के स्थानांतर हैं? मतलब ट्रेनिंग के कहें, ट्रेनिंग के कहें या लर्निंग के कहें या अधिगम के कहें, एक ही बात है। तो ऐसे क्या स्थानांतरण है? मतलब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात हो रही है यहाँ पर। आपने अधिगम वाला जो चैप्टर है वहां पर इस चीज को पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो हम आगे इसके डिटेल वीडियो जब लेकर आएंगे तो वहां पर आप इस चीज को डिटेल में पढ़ोगे भी। तो सकारात्मक, नकारात्मक और तटस्थ, सकारात्मक, सकारात्मक नकारात्मक शून्य, सकारात्मक शून्य तटस्थ और नकारात्मक एक शून्य। तो देखिए, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में तीन तरीके की बात कही गई है, पॉजिटिव ट्रांसफर लर्निंग और नेगेटिव और जीरो। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा
बी, ठीक है, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। बात ये होती है कि सकारात्मक, जब कोई एक चीज आप सीख रहे हो और वो किसी दूसरी चीज के सीखने में आपकी हेल्प करे तो वो सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। नकारात्मक कहलाता है जब कोई किसी चीज दूसरी चीज में बाधा उत्पन्न करे तो वो नकारात्मक है। और शून्य में होता है कि वो किसी भी प्रकार से कोई भी प्रभावित ना करे, दोनों जो चीजें हैं सीखने की वो अलग अलग हो, तो ऐसी स्थिति में शून्य स्थानांतरण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नए अनुभव प्राप्त करने की इच्छा, सूचनाएं प्राप्त करने में प्रसन्नता की अनुभूति इत्यादि किसके संकेत हैं? जिज्ञासा, अंतर्नोद, उद्वेलन, आवश्यकता। तो कोई व्यक्ति नई नई चीजें जानने की इच्छा रखता है तो उसके मन में क्या है? क्यूरियोसिटी है, उसके मन में क्या है? जिज्ञासा है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चे की विफलता का मार्ग प्रशस्त नहीं करता है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चे की विफलता का मार्ग प्रशस्त नहीं करता है। क्वेश्चन को अच्छे से आपने पढ़ लिया। अब ऑप्शन पे आइए। संकल्पना की समझ की कमी, कमी तो क्या है? नेगेटिव रोल है। विषय के प्रति रुचि की कमी, नेगेटिव रोल है। नकारात्मक प्रबलन, नेगेटिव है। सकारात्मक प्रबलन नहीं, ये तो आगे बढ़ाने का कार्य करेगा, ना कि बच्चे को रोकने का कार्य करेगा। तो यही डी आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है नोम चोमस्की, और चोमस्की की जब भी बात होगी तब हम भाषा की बात कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, चोमस्की दो तीन बार आ चुका है अब तक। नोम चोमस्की का दावा है कि वास्तव में हमारे मस्तिष्क में भाषा के लिए एक उपकरण है, यानी एलएडी। एलएडी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, कई बार पूछा भी गया है। इसका मतलब क्या है? लैंग्वेज एप्लीकेशन डिवाइस, लैंग्वेज आर्टिफिशियल डिवाइस, लैंग्वेज एड डिवाइस और लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो यही इसका आंसर है डी। एलईडी की फुल फॉर्म कई बार परीक्षाओं में देखने को मिली है, तो याद रखें लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि भाषा अधिग्रहण उपकरण। ठीक है, चलिए अगला है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का क्या अर्थ है? सामाजिक मानदंड का अनुसरण, स्वयं के सामाजिक मानदंड, समाज में बड़ों का सम्मान और सामाजिक वातावरण को समायोजित करना। जब आप वातावरण के अकॉर्डिंग खुद को क्या करते हैं? समायोजित करते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो यही समाजीकरण का अर्थ है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को अपना सकता है। यह परिभाषा किसने दी है? डेविस, लुंडबर्ग, रॉस, बोवार्ड्स। तो ये परिभाषा जो दी गई आपकी किंग्सले डेविस के द्वारा दी गई। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, एकाधिक शैक्षणिक तकनीकें, मतलब एक से अधिक टीचिंग टेक्निक्स, मिश्रित शिक्षण सामग्री, बहुमूल्यांकन तकनीकें और सामग्री की जटिलता और प्रकृति में भिन्नता निम्नलिखित में किससे साथ जुड़ी हुई हैं? शिक्षण का शिक्षण का शाश्वत डिजाइन, यानी कि यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ फॉर लर्निंग, उपचारात्मक अध्यापन, पृथक्कृत दिशा निर्देश और पारस्परिक अध्यापन। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इसका आंसर होगा आपका सी, यानी कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। सभी चीजें कैसी हैं? अलग अलग हैं, यानी कि पृथक्कृत दिशा निर्देश। अगला है, व्यक्तिगत अंतर के कारण, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण छात्र अध्ययन की आदतों के मामले में अलग अलग होते हैं। जैसा कि हर कोई व्यक्ति किसी न किसी चीज में तो एक दूसरे से क्या होता है? अलग अलग होता है। तो वे विभिन्न विषयों के बारे में अपनी रुचि और दृष्टिकोण के मामले में अलग होते हैं। बिल्कुल सही है। वे विभिन्न चीजों के अध्ययन के बारे में अपने दृष्टिकोण, विश्वास और राय में अलग होते हैं। बिल्कुल सही है। अगला है, वे अलग चीजों का अध्ययन करके अपने दृष्टिकोण और उद्देश्यों में अलग होते हैं। ये भी सही है। मतलब हर कोई व्यक्ति किसी न किसी आधार पर क्या है? एक दूसरे से अलग अलग है। तो जब तीनों सही हैं तो ऑटोमेटिक आपका ऑल ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा। दिए गए सभी विकल्प क्या हैं? सही हैं। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन छात्रों के लिए अधिगम का एक नकारात्मक शिक्षक संबंधी कारक है? किसकी बात हो रही? छात्रों के लिए लर्निंग में निगेटिव टीचिंग फैक्टर कौन सा है? ठीक है, घर में खराब स्वच्छता बनाए रखना, इसका टीचिंग से लेना देना कुछ है नहीं। लड़कियों के लिए खिलाफ सामाजिक भेदभाव, एक सामाजिक बुराई है ये। पारंपरिक और नीरस शिक्षण शैली और घर पर पारिवारिक झगड़ा। सी इसका आंसर है। बिल्कुल, अगर आप जो पढ़ा रहे हैं वो कैसा है? नीरस है, मतलब जिस चीज में बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं, तो वो एक क्या है? टीचिंग के अंदर एक नेगेटिव रोल है, नेगेटिव फैक्टर है। सी इसका आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने समाजीकरण की यह परिभाषा दी
समाजीकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो एक काफी असहाय मानव शिशु को एक आत्म जागरूक जानकर व्यक्ति में बदल देता है जो अपने समाज की संस्कृति के तरीकों में कुशल है। एक डायरेक्ट डेफिनेशन है और पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा दी गई है। एंथनी गिंडेश, पीटर वॉसली, टोनी वेल्टन और इवान पावलो, किसके द्वारा दी गई है ये? तो ये दी गई थी एंथनी गिंडेस। एंथनी गिंडेस की एक बुक है सोशियोलॉजी के नाम से, उसमें ये परिभाषा देखने को मिलती है। अगला है रविन्द्रनाथ टैगोर का विचार मुख्यतः किसके विचार से शासित था? सार्वभौमवाद, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, अति अनुरुक्ति, उपयोगिता। तो आपको पता है ये सभी लोगों को एक साथ लेकर चल रहे थे संपूर्ण विश्व को, ठीक है। तो सार्वभौमवाद, यूनिवर्सलिज्म, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है रेमंड कैटल के सिद्धांत के अनुसार बढ़ती उम्र के साथ साथ बुद्धि क्या होती है? क्रिस्टलाइज जो इंटेलिजेंस है ठोस बुद्धि का, उसका क्या होता है? बढ़ती जाती है, गिरावट आती है, स्थिर रहती है और निर्धारित नहीं की जा सकती। तो जो ठोस बुद्धि है वो बढ़ती उम्र के साथ साथ क्या होती है? नए नए अनुभव आते जाते हैं, नए नए अधिगम करता जाता है व्यक्ति, नई नई चीजें सीखता है, तो वो क्या होता है? इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। अगला है उस अधिनियम का नाम बताएं जिसे समावेशी व्यापक माना जाता है जिसका उद्देश्य भारत में दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करना है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2014, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2018 और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2013। तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो समान अवसर प्रदान करता है वो था आपका राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, यानी कि 2016 में ये आया हुआ था, ठीक है। और इसको जो लागू किया गया वो 19 अप्रैल 2017 में लागू किया गया था, ठीक है। याद रखें ए इसका आपका आंसर होगा। अगला है एक शिक्षक को ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय निम्नलिखित में से किस बिंदु पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए? मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए? लेजिबल सुपाठ्य लेखन, मतलब ऐसा लिखना चाहिए जो सभी बच्चे पढ़ सकें, बिल्कुल। आरेखों में बहुरंगी चौक का प्रयोग, हम्म, मतलब जो आप ड्राइंग बना रहे हैं उनमें मल्टी कलर चौक उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड पर सीधी रेखा में लिखना चाहिए, ठीक है। और प्रवाही लेखन का प्रयोग, यूज ऑफ कर्सिव राइटिंग, तो कर्सिव राइटिंग का कोई यूज नहीं, आप साधारण अगर सिंपल तरीके से लिख रहे हैं तो ठीक है, काम चलेगा। तो यही डी आपका इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, तो कर्सिव राइटिंग का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अगला है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में किसने विकास के 4 चरणों के बारे में बात की? तो अभी बात हुई थी स्टार्टिंग में, आपको पता हुआ। ओ जीन प्याजी ने 4 अवस्थाएं बताई: संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो ये 4 अवस्थाएं बताई थी, किसके द्वारा बताई गई थी? अब तो आप तुरंत बता ही दोगे। ऑप्शन में जीन प्याजी कहीं दिख रहे हैं क्या? जी हाँ, तो जीन प्याजी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेवाइगोट्स की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात करते हैं और लॉरेंस कॉलबर्ग, जब भी नैतिकता की बात होती है, मोरालिटी की बात होती है, तो वहां पर कौन आते हैं? कॉलबर्ग आते हैं। तीनों के साथ एक कंप्लीट टॉपिक है, चलिए जैसे डिटेल वीडियो आएंगी वहां पर इनकी चर्चा भी हम आपके साथ करेंगे, ठीक है। फिर ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको आपके साथ डिस्कस किया। चलिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं चयन परीक्षा की, उनके साथ चैनल को शेयर भी करें। चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।